नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के साथ के सामने मोदी यहाँ चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश भर के 200 किसान आने वाले हैं 22 जुलाई को दिल्ली। बताएंगे राहुल गांधी से होने वाली है मुलाकात और कौन कौन से नए मुद्दे उठाए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ को क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। मीडिया में चल रहे कार्यक्रम और डिप्टी सीएम के बयान से कुछ ऐसा ही नजर आने लगा है। बताएंगे इसके साथ में हरियाणा के असेंबली इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना टेम्पलेट जारी कर दिया है। बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से कैंपेन चलाया जाएगा। साथ साथ लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब डिप्टी लीडर ऑपोजिशन का भी ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे किस कांग्रेस पार्टी के बड़े और युवा नेता को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ में मणिपुर में एक बार फिर से अशांति देखने को मिल रही है। साथ साथ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड के चुनाव को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की 200 से ज्यादा किसानों के द्वारा राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात करना देश की किसानों की राजनीति के लिए अहम दिन हो सकता है और आने वाले बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी किसानों की बड़ी आवाज बनकर उभर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां देश भर से 200 किसान नेता 22 जुलाई को दिल्ली आएंगे और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर देश भर के 200 से ज्यादा किसान बैठक में हिस्सा लेंगे। किसान नेता ने कहा कि जो सरकार भ्रम फैला रही है और एमएसपी कानून लागू करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है और लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे, इस तरीके की बातें कर रही है, इन सभी पर चर्चा किया जाएगा। हम बताएंगे कि एक नया पैसा खर्च नहीं होगा एमएसपी पर कानून बनाने से। साथ डल्लेवाल ने बताया कि राहुल गांधी किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे और मीटिंग में इस मुद्दे पर भी बात होगी कि एमएसपी गारंटी पर पैसा खर्च होगा कि नहीं। साथ ही सरकार पर मानसून सत्र में एमएसपी कानून गारंटी की मांग मनवाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले एमएसपी कानून को लागू किया जाएगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा मोदी सरकार ने 10 साल में हर दिन संविधान की हत्या कर डाली और गरीब वंचितों से हर पल उनका आत्मसम्मान छीना है और ये लोग देश में संविधान हत्या दिवस मनाने की बातें करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल में ऐसा देखने को मिला है, आपने हमारे देश के हर गरीब व वंचित तबके से हर पल उसका आत्मसम्मान छीना है। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता आदिवासी पर पेशाब करता है और जब उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की दलित बेटी का पुलिस से जबरन अंतिम संस्कार कर देती है तो संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है। जब हर 15 मिनट पर दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध होता है, हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो वो संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है। ये सवाल पूछा गया है। जब अल्पसंख्यकों पर गैर कानूनी बुलडोजर न्याय का प्रकोप होता है, जिसमें 2 वर्ष में ही 1.5 लाख घरों को तोड़कर 7,38,000 लोगों को बेघर कर दिया जाता है, तो संविधान की हत्या नहीं होती है क्या। जब मणिपुर के अंदर पिछले 13 महीने से हिंसा की चपेट में पूरा मणिपुर है, आप वहां कदम तक नहीं रखना पसंद करते तो संविधान की हत्या नहीं होती है। कि मोदी जी आपको मुंह से संविधान की बातें अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती। बीजेपी आरएसएस जनसंघ ने संविधान को कभी नहीं माना। क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था कि भारत के इस संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। और क्या यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोध में मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ी हुई है। ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। और भी कई सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे गए हैं, जिसका जवाब बीजेपी वाले दे पाने में काफी ज्यादा असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अमेरिका के अंदर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की है और कहा है कि जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ट्रंप पर जानलेवा हमले को लेकर चिंता जाहिर की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। उनकी बातों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी काफी संजीदा तरीके से लेते हैं। साथ साथ योगी को यूपी के सीएम के पद से हटाया जाएगा, इस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक कैप्शन लिखा हुआ था। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही बैठक के बीच में इस तरीके के अगर पोस्ट किए जा रहे हैं, इस तरीके का न्यूज अगर छापा जा रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को हटाने से पहले और अखिलेश यादव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जिस बारे में संकेत दे रहे थे, क्या उसी और उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ने वाली है। क्या मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं। ऐसी चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की हार को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या फिर अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाए तेवर, मंच पर केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी मौजूद थे दोस्तों। लेकिन इस दौरान ये शब्द यूज करना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को मैसेज देने वाली बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा है और संगठन अगर सरकार से बड़ा है तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान का मतलब निकलता है कि योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए कि उनसे बड़ी ताकत संगठन की है, वो सबसे बड़े सर्वोसर्वा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये बयान भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलेश को लेकर कुछ बड़े इंडिकेशन दे रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आपका क्या मानना है केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार से हरियाणा
हरियाणा मांगे हिसाब। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हरियाणा में बीजेपी के विरुद्ध और जनता के समर्थन में कैंपेन लॉन्च करा जा रहा है। दोस्तों इस कैंपेन को कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया है हरियाणा मांगे हिसाब। भाजपा सरकार से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हरियाणा के हालात कई सारे पैमानों पर बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। विकास से लेकर बेरोजगारी काफी ज्यादा है हरियाणा के अंदर, बल्कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर में है। कांग्रेस पार्टी का ये जो कैंपेन है हरियाणा मांगे हिसाब, ये दूर दूर तक लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता को पहुंचाने के लिए है। और इसके बाद हरियाणा मांगे कांग्रेस, ये दूसरा कैंपेन है जिसमें कांग्रेस पार्टी के वादे और कांग्रेस पार्टी के न्याय योजना के बारे में डिटेल में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जहां हम अति आत्मविश्वास में रहते हैं, लगता है कि जीत ही रहे हैं, वहां कई बार चोट पहुंच जाती है जिसकी वजह से विपक्ष उछल कूद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 500 वर्ष का इंतजार खत्म किया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करके डबल इंजन सरकार ने सपना साकार किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों कार्यकर्ताओं में जोश तो भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मीडिया से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान से कुछ संकेत तो मिल ही रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनके साथ उनका डेप्टी अब नियुक्त कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर गौरव गोगोई नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उनको डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। दोस्तों आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची महानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर पहुंचे थे, वहां पर भोजन करने के लिए और कुशल जानने के लिए। झारखंड बीजेपी की ओर से यह ट्वीट किया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कृषि मंत्री के पास किसानों के लिए समय नहीं है, पर झारखंड हर सप्ताह आते हैं, पर झारखंड के किसानों से मिलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। कृषि मुद्दों पर समझने के लिए उनके पास एक समय नहीं है। कम से कम झारखंड के किसानों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा ही करवा देते। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान को झारखंड के अंदर प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा गया है। दोस्तों पूरा झारखंड चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। वो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और उनको कृषि मंत्री के तौर पर ही जनता को मैक्सिमम समय देना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ही बाहर नहीं आ पाए। बीजेपी का काम करना उनके लिए ज्यादा जरूरी है कृषि मंत्रालय के काम करने से। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट ये है कि नीतीश कुमार अलग से कई बैठकें सांसदों की कर रहे हैं, जो संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश कुमार कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में अलायंस हुआ था तो कई सारे टर्म्स को लेकर बात चल रही थी, यानी कई सारे शर्तों को लेकर बात चल रही थी। इसमें मंत्रिमंडल के शर्त तो थे ही थे, साथ साथ झारखंड के अंदर होने वाले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से 4 से 5 सीटें या उससे भी ज्यादा जनता दल यूनाइटेड एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का अलायंस झारखंड में नहीं होगा। दोस्तों झारखंड में इस साल आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के ऐलान के बाद बताया कि उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बिहार सीएम के साथ फोटो पोस्ट कर सरयू राय ने मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेएम मिलकर लड़ेगी। सरयू ने एक्स पर बताया कि पटना सीएम आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जेडीयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है दोस्तों कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अलायंस पार्टनर नहीं बनाना चाहती है। बीजेपी और आजसू मिलकर चुनाव लड़ेगी, बाकी तीसरी किसी पार्टी को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में गठबंधन को लेकर विचार कर सकती है। 2 दिन पहले उन्होंने सांसदों की अलग से बैठकें भी बुलाई थी, तो इसके बाद संकेत कुछ इसी तरीके के मिल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों जेपी नड्डा का नजरिया, कहा बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जेपी नड्डा के इस बयान ने बेरोजगारी से तंग देश के करोड़ों युवाओं का उपहास उड़ाया है। उनके जले घाव पर नमक मिर्ची छिड़का गया है। आगे चुनावों में करारा जवाब मिलेगा, इस तरीके से जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कहीं किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा एकदम अहंकार में ये बातें बोल रहे थे। उनका मानना है कि विपक्ष ने जानबूझकर इस तरीके के मुद्दे बना रखे हैं, हकीकत में ये मुद्दे है ही नहीं। बेरोजगारी और महंगाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुद्दा ही नहीं मानते हैं। दोस्तों ऐसे में विपक्ष के लोगों को यह मनाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखे, ताकि अगले 5 साल में जनता इनको बता दे कि महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है या नहीं है। साथ 40 सदस्यों वाली यूपी भाजपा की टास्क फोर्स ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार की वजह के बारे में बताया है। इसमें पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से लेकर जातीय समीकरण और सरकारी कर्मचारी के सहयोग को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश से 12 जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया, क्योंकि टास्क फोर्स ने बताया कि इनका सरकारी कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार पर और अधिक आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारी बातें सामने आई है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है वो ये कि योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया था कि 35 मौजूदा सांसदों को बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। अब बीजेपी के लोग इसी तरीके से रिपोर्ट
रिपोर्ट मंगवाते रहेंगे और रिपोर्ट का एनालिसिस करते रहेंगे और विपक्षी पार्टियां जनता के बीच में जाती रहेगी और जनता के मुद्दे उठाती रहेगी और पूरी तरीके से धीरे धीरे बीजेपी को वापस से 2 सीटों पर भेज देगी। साथ साथ दोस्तों कौन शंकराचार्य, नकली धर्मगुरु, कांग्रेस का नेता, झूठा, देशद्रोही, नकली हिंदू, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर जी के लिए। दरअसल दोस्तों सबसे पहले उन्होंने राम मंदिर के आधा अधूरा बनने और उसके उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े किए थे। शंकराचार्य के द्वारा जो सवाल खड़ा किया गया तो बीजेपी के लोगों को यह पसंद नहीं आया और वो अपने आप को भाजपा के लोग क्योंकि सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं तो शायद शंकराचार्य का बयान उनको पसंद नहीं आया, तो शंकराचार्य पर ही सवाल उठाने लगे कि वो कौन होते हैं जो ये बताएंगे। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी वाले बयान को लेकर भी स्पष्ट कर दिया कि जब राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया है कि उन्होंने हिंदू धर्म के विरोध में कोई बयान नहीं दिया तो फिर विवाद करने का क्या कारण है। हालांकि इस पर कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से नहीं आया दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं शंकराचार्य को लेकर ही भाजपा के समर्थक या उससे जुड़े हुए लोग सवाल खड़ा करने लगे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वर को लेकर जवाब देते हुए कह रहे थे कि उनके शंकराचार्य होने को लेकर भी सवाल है। हालांकि दोस्तों अब हकीकत यह है कि जब वो शादी में पहुंचे अंबानी के बेटे की शादी में तो नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और आगे आकर शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। दोस्तों वीडियो देखा जा सकता है, स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शंकराचार्य जी को लेकर उल्टी सीधी बातें किया करते थे उनको समझ में आ गया है कि शंकराचार्य कौन है और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य ने राम मंदिर को लेकर जो सवाल खड़े किए थे एकदम सही जेन्युइन सवाल खड़े किए गए थे और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और अगली बार शायद अब बीजेपी के लोग वापस ना पूछे कि कौन शंकराचार्य। साथ साथ दिल्ली से मणिपुर जाना कितना टाइम लगता है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है। दोस्तों सुप्रिया चिनेट ने कहा कि जाना तो स्पेशल विमान से था, वही नया 8500 करोड़ वाला विमान बिना रुके वीआईपी उड़ान, लेकिन उनका जाने का ना मन है ना हिम्मत है। वैसे जाने को तो मुंबई भी जा सकते थे लेकिन गए नहीं। ये शब्द जो उन्होंने लिखा है, ये जो लाइन लिखी है, ये तंज कसते हुए लिखी गई है दोस्तों, क्योंकि अंबानी के बेटे की शादी में नरेंद्र मोदी गए थे। साथ साथ मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य बीजेपी में शामिल हो गए। वो करीब 3 महीने पहले रिटायर हुए थे। उन्होंने भोपाल स्टेट पार्टी चीफ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 12 सितंबर 2013 को एमपी हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। 26 मार्च 2015 को वो स्थायी जज बन गए थे। इसके बाद पूर्व जस्टिस रोहित आर्य की अध्यक्षता में कई मामलों को लेकर फैसले दिए गए थे। इसमें मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से उन्होंने इंकार भी कर दिया था। उनके कोर्ट ने यह निर्णय लिया था। इसी के साथ में 2020 में एक अन्य मामले में उन्होंने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो रक्षा बंधन वाले दिन वह खुद शिकायतकर्ता के सामने पेश होकर अपनी कलाई पर राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का वचन देगा। रोहित आर्य के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों ये दूसरे जज है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। रिटायरमेंट के मात्र कुछ दिनों के बाद ही ये ज्वाइनिंग की गई है। मात्र 1-2 महीने में ही ज्वाइनिंग हो गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के तमलुक से चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अभिजीत गांगुली भी हाईकोर्ट के जज थे और रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने टिकट दे दिया। हालांकि वो चुनाव जीत गए, लेकिन सवाल हमेशा के लिए रह गया कि जज के लिए एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। यानी दोस्तों किसी जज को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का ब्रेक बीच में होना चाहिए। उसके बाद ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या किसी जज को पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए, उन पर बैन लगना चाहिए जैसे इलेक्शन कमिश्नर पर लगता है? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। के साथ में उपचुनाव के नतीजों ने बढ़ाया इंडिया ब्लॉक का हौसला, बीजेपी को झटका। अब सामने यूपी की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब समीक्षा बैठकें कर रही है, लेकिन सबसे पहले उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाला है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने रहेगा दोस्तों। बीजेपी के लोग अपनी संगठन को मजबूत करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन इस बार उपचुनाव किस तरीके से लड़ेगा, यहां से तय होगा कि बीजेपी के नेताओं का बचा कुचा मनोबल भी टूट जाएगा या फिर भाजपा वापसी करेगी। आपकी क्या राय है, लिखिए जरूर। साथ साथ झारखंड के अंदर चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज है। लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके की समीक्षा और तैयारी बैठकें चल रही है। इसी बीच एक आंतरिक सर्वे भी कराया गया है। इस आंतरिक सर्वे से यह पता करने की कोशिश की गई है पार्टी उम्मीदवारों का चयन किस हिसाब से करे। इस साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी के खिलाफ है। पार्टी की आंतरिक सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार बीजेपी को मात्र 15 से 20 सीटें मिल सकती है। यानी 2019 के विधानसभा चुनाव के तुलना में सीटों में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। पहले 25 सीटें बीजेपी को मिली थी जब वो विपक्ष में आए थे, तो अब 15 से मात्र 20 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी फिर से उभर सकती है दोस्तों। कुल मिलाकर आंतरिक सर्वे से यह समझ में आने लगा है कि बीजेपी को अब झारखंड के लोग मौका नहीं देना चाहते। एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार बीजेपी ने 5 साल चला ली थी, लेकिन उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की वापसी हो गई थी और उसके बाद हेमंत सोरेन जेल गए तो आदिवासी वोट एकजुट होकर पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है दोस्तों। साथ साथ पूरे भारत के अंदर जो टोटल ट्विटर यूजर है, जो एक्स यूजर है, वो 25 मिलियन के आसपास बताए जाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के फॉलोवरों की संख्या लगभग 100 मिलियन के आसपास है। सवाल यह है कि उनके 60% के आसपास जो फॉलोवर है वो कहां से आते हैं? क्या अलग अलग देशों के उनके फॉलोवर है या फिर गलत तरीके से नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है? क्योंकि ट्विटर को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 60% नरेंद्र मोदी के जो फॉलोवर है वो फेक है
है। अप्रैल की ये रिपोर्ट है कि ट्विटर के कुल यूजर भारत के अंदर 25 मिलियन है, उसमें से भी ज्यादा लोग ट्विटर चलाते नहीं है, एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग 100 मिलियन कहां से हो गई दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। जब भारत के अंदर ही टोटल 25 मिलियन के आसपास फॉलोवर है, तो क्या दुनिया के अन्य देशों से, पाकिस्तान, सोमालिया से क्या मोदी को फॉलोइंग मिल रही है? आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजराती एक्सपर्ट ने न्यूज तक से बात करते हुए कहा है कि गुजरात के अंदर लोगों में गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, राजकोट और सूरत जैसा इलाका, अगर आज चुनाव हो जाए तो यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी को लेकर एक आक्रोश है। इसके पीछे कई बड़े कारण दोस्तों, राजकोट के अंदर जो आग लगा था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा था और लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर एक नाराजगी गुजरात के अंदर देखने को मिल रही है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। यात्रा 15 जुलाई करनाल से शुरू होने वाली है, यानी आज से यात्रा शुरू होगी। 21 जुलाई को यात्रा बादशाहपुर पहुंचने वाली है। सारे पीसीसी के चीफ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी के चीफ मौजूद रहेंगे। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी अनंत अंबानी की शादी में नहीं गए तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले या दक्षिणपंथी मानसिकता के लोग कहने लगे कि राहुल गांधी किसी बड़ी शादी में नहीं जाते क्योंकि उनको एरोगेंसी है, यानी उनको काफी घमंड है, इसीलिए राहुल गांधी दूसरों की शादी में नहीं जाते, बड़े उद्योगपतियों की शादी में भी नहीं गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता के परिवार के किसी व्यक्ति की शादी में जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर है रागिनी नायक के परिवार के किसी व्यक्ति की शादी में राहुल गांधी खुद गए थे और उनके साथ सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। तो ये बात कहना कि राहुल गांधी किसी भी शादी में नहीं जाते पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। लेकिन हाँ, अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए हैं, शायद यही राहुल गांधी को अन्य नेताओं से एकदम अलग बनाता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी जी हर जगह राहुल गांधी जी से पिछड़ते ही जा रहे हैं। यूट्यूब से लेकर गूगल सर्च पर मोदी जी को राहुल गांधी ने बुरी तरीके से पिछाड़ दिया है दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी को लेकर काफी सर्चेस किए जा रहे हैं। पिछले 30 दिनों की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर जो सर्च है वो मोदी के कंपेयर में 2 गुने या उससे भी ज्यादा है। और जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को स्पीच देते हैं या फिर राहुल गांधी किसी बड़े दौरे पर जाते हैं तो उनकी रीच अचानक से बढ़ जाती है। गूगल की ये रिपोर्ट है दोस्तों, यूट्यूब की भी रिपोर्ट है और गूगल सर्च की भी रिपोर्ट है। दोनों जगह राहुल गांधी का दबदबा देखने को मिलता है। साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तनातनी बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एमएलसी के इलेक्शन में जीत नहीं पाने के कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपस में दिक्कतें आ गई है। हालांकि दोस्तों ये बातें कह पाना अभी इतना आसान नहीं है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तनातनी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सारे बड़े नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पष्ट करते हैं कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एमएलसी का चुनाव भी अंत तक लड़ते हैं। तो ऐसे में ये मीडिया के द्वारा एक तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाना ही है कि सारी राजनीतिक पार्टियों में आपस में कलेश करा दिया जाए और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर बसपा चीफ की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान मारा गया है। आर्मस्ट्रांग मर्डर केस मामले को लेकर 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 30 साल के आरोपी का नाम त्रिवेंद्रम बताया जा रहा है, जो आर्मस्ट्रांग की मर्डर मामले को लेकर 11 संदिग्धों में से एक है और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस पर हमला किया गया और भागने की कोशिश की गई। इसके बाद ऐसा किया गया है। डीएमके की सरकार है राज्य के अंदर और मायावती ने नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि न्याय मिलना चाहिए। हालांकि वो कह रहे थे कि डीएमके सरकार इस पर ज्यादा संजीदा नहीं है, लेकिन दोस्तों अब एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं और पूरी तरीके से न्याय दिलाने का अभियान शुरू कर दिया गया है, जो अच्छी बात है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग एक बड़े दलित नेता थे जिनकी हत्या कर दी गई है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण मामला है दोस्तों। साथ साथ 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरियां प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने दी है। इस पर रमनदीप सिंह मान बोले, कहा यानी कि जैसे किसानों की आमदनी को दोगुना कर दिया गया, वैसे ही हर साल 2 करोड़ नौकरियां भी दे दी गई। जब जुमलों पर हार ही डालना है तो कह दो कि गधे भी उड़ने लगे हैं। इस तरीके से तंज कसा जा रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए रमनदीप सिंह मान ने यह टिप्पणी की है। साथ साथ कॉर्पोरेट कर में कटौती से 2 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों की जेब में गए। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया एक दिन पहले। सीबीडीटी के आंकड़ों ने बताया कि 5,74,357 करोड़ रुपए 11 जुलाई 2024 तक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर का संग्रहण है, जिसमें से 2,10,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट आयकर और रिफंड को छोड़कर 3,46,000 करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर के रूप में वसूल किए गए हैं। यानी कॉर्पोरेट कर में कटौती की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ अगर कहीं पड़ रहा है तो जनता को पड़ रहा है दोस्तों। वहीं पर विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की कार जब्त की गई है। लाल बत्ती लगाकर इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। खेड़कर हाल में पुणे के अंदर पद स्थापन के दौरान अलग कक्ष में कर्मचारियों जैसी मांगों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई है तो कई सारे मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों। फर्जी सर्टिफिकेट का मामला भी सामने आ रहा है। देखते हैं यूपीएससी की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। साथ भारत सरकार के स्तर पर कानून लाने का प्रयास है जिसके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह का कानून जल्द ही देश को देखने को मिलेगा। झावर सिंह खर्रा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है राजस्थान सरकार के, उन्होंने ये दावा किया है। सांसद अग्निपथ योजना के बाद फौजियों के गांव में सेना से दूरी बनी है। वीजा न मिलने पर डंकी मारने से नहीं चूकते हैं। इस योजना ने इस गांव में युवाओं का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित किया है। एक ऐसी ही रिपोर्ट छापी गई है द वायर में। इसमें हरियाणा के हिसार जिले के बास गांव के बारे में रिपोर्ट छापी गई है दोस्तों। पूरी रिपोर्ट
रिपोर्ट आप लोग वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से अग्निवीर योजना के कारण लोग बदहाल हो गए हैं। साथ साथ लोकसभा में 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया गया और उपचुनाव की 4 सीटों पर 2 लाख हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं और उल्टा टीएमसी पर ही हार की जिम्मेदारी थोप रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में उनके आने के बाद से लगातार डिक्लाइन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर और भी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जाएगी। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, जहाँ से वीडियो बहुत धन्यवाद।